हेलो, हाय माय डियर स्टूडेंट। आज जो है मैं बहुत एनर्जी के साथ जो है आया हूँ। मैं वॉकिंग पे गया था और मैंने सोचा कि शाम को एनर्जी थोड़ा डाउन हो जाती है, तो आपके लिए सुबह-सुबह जो है मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और ये है आपके लिए कूलम्ब्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। ये आपका जो है किसके लिए है? ये आपका ऐसे भी कहीं लिखा रहता है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? ये किसके लिए है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जो है, ठीक है। तो अब हम जो है इस पे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, इस पे थोड़ा सा जो है बात जो है करेंगे कि भाई ये एक्चुअल में है क्या। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस पे थोड़ा सा जरा मार्कर थोड़ा सा कम दिखा रहा है, तो उस पर भी चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लगे हाथ में ये भी कर ले रहा हूँ क्योंकि हल्का सुबह सुबह मैंने चेक नहीं किया, तो थोड़ा सा आते हैं हम ये, ठीक है। तो देखते हैं क्या यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक बच्चा जो है इस पे फोकस करेगा, ठीक है, कि क्या होता है। पहले स्टेटमेंट मेरे साथ लिखो। इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ interaction, it means interaction between two point charges, force of interaction between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of distance between them। और एक छोटा सा पॉइंट जिसको बच्चे मिस करते हैं, ये whereas direction of this force is along the line join them or these। clear? तो this one is the statement of Coulomb's law। clear? It states that force of interaction means attraction or repulsion। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of distance between them। क्लियर है? तो अब इसका जो है देखो, इसका जो है जो स्टेटमेंट है, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर करो, मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है। क्लियर करो कि 2 पॉइंट चार्जेस, इसको जो है आप ऐसे ले लो कि सपोज दिस वन इज Q1 एंड दिस वन इज Q2। क्लियर? 2 पॉइंट चार्जेस, क्या बोल रखा है? 2 पॉइंट चार्जेस, और ये दोनों की दोनों किस में है? रेस्ट में है। देखो स्टेटमेंट में नहीं आया, लेकिन ये जो दे रखा है, देखो यहां पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स आ गया, तो यानी कि इनका स्टेशनरी होना एक रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है। सेकंड जो है क्या, ये पॉइंट चार्ज क्या होना चाहिए?
पॉइंट चार्ज, तो इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा कि भाई पॉइंट चार्ज का मीनिंग क्या है, क्लियर है। उसकी लिमिटेशंस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, लिमिटेशंस में आ जाएगा। तो अभी पहले इसको जो है क्लियर करो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो जो पहला पार्ट है इसका कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, तो फोर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, एफ से। कह रहे हैं कि दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स किसके लिए बोला जा रहा है, चार्जेस का प्रोडक्ट, क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखोगे, उसका क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड लिखोगे। तो मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या हुआ, कहीं कहीं इसको क्या करता है कि ऐसा लिखता है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना इसमें, ठीक है। या फिर जो है Q1 Q2 इस टाइप से ऐसे लिख के चलता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर में पढ़ा ना मैग्नीट्यूड, तो उस टाइप से जो है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं है। अब जो है सेकंड, पहला पॉइंट, पहला जो है स्टेटमेंट का पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या ले ली मैंने, R जो ले ली, तो क्या हुआ, R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर करो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू charges B increases, then force is also increases. If product of these two charges B decreases, then this one force is also decrease. Clear है? Inversely proportional, देखो एक जैसा साइन लग रहा है, लेकिन इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स इफ R square B increases, फोर्स भी डिक्रीजेस, क्लियर। इफ R स्क्वायर भी डिक्रीजेस, फोर्स भी इंक्रीजेस, क्लियर है। तो इनवर्स रिलेशन मींस ये इंक्रीज है तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज कर रहा है, क्लियर। तो ये टू स्टेटमेंट्स हो गए। उसके बाद उसने क्या कहा कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो अलोंग द लाइन ज्वाइन देम, इस फोर्स की जो डायरेक्शन है डेफिनेटली इन दोनों जो है चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसके अलोंग होगी, क्लियर है। यानी कि अब ये डिपेंड करेगा कि इसका नेचर दोनों का कैसे है। फिलहाल हमने ऐसे नहीं बोला नेचर कौन सा है, ये अभी डिस्कस नहीं हुआ, क्लियर है। बट ये क्लियर है कि भाई क्या है, अगर ये दोनों सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपल करेंगे, अगर जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि क्या होंगे, डिफरेंट चार्जेस होंगे नेचर में, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट जो है करेंगे, क्लियर है। ये अब इसको जो है कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने पे क्या हुआ, इनको अगर कंबाइन करोगे तो मीन्स यहाँ पे लिख दिया ऑन कंबाइनिंग, ठीक है। कि आपका नोट भी क्या लगेगा, बहुत अच्छा जरूर लगेगा, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को भी कंबाइन कर दो, तो यहां क्या हुआ, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्लियर। फिर जो है क्या हुआ, इसको जरा समझो कि यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया और यहाँ पे स्मॉल के कांस्टेंट जो ले लिया, और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो है, क्लियर। अब यहाँ पे जो है क्लियर कर दो कि वेयर A, ये सॉरी वेयर K इज, वेयर के को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या कहा इसको, कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, क्लियर है। अब जो है क्या, कभी कोई यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आ जाता है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे इसको क्लियर करो कि भाई पहला पॉइंट कि जो K है, दिस वन K डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम। क्या, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन Q1 एंड Q2, यानी कि Q1 और Q2 के बीच में जो मीडियम रखा हुआ है ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और सेकंड जो है सिस्टम, सेकंड ये है यूनिट सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या करता है, यूनिट सिस्टम, ये यूनिट सिस्टम पे डिपेंड करता है, क्लियर करते हैं, ये यूनिट सिस्टम पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है। अब यूनिट सिस्टम पे डिपेंड करता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका ये मीनिंग है, अब देखो मैं यहां से कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा जो है ताकि बोर्ड पे भी वो ठीक ठाक जो लगे, आपको कंफ्यूजन ना करे। तो अगर मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर एयर और वैक्यूम है, ठीक है, तो सीजीएस में क्या होगी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे कि फॉर एयर और वैक्यूम, क्लियर, कि एयर और वैक्यूम जो है, फॉर एयर एंड वैक्यूम इन
और क्या पहला सीजीएस सिस्टम, क्लियर। सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू क्या होती है 1 जो रख लेते हैं, क्लियर है। और सेकंड इन एसआई सिस्टम तो जो के की वैल्यू होती है ये 9 इंटू 10⁹9 और यहां से आप जो है इसका यूनिट बना सकते हो, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर है। तो यानी कि ये जो के है दिस वन के इज कॉल्ड, इसको भी क्लियर करो, ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, क्या है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ये क्लियर करना है इसकी। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम पे। और दूसरा इसकी वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, ये सिस्टम कौन से सिस्टम में जो है यूज कर रहे हैं हम, कौन ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सीजीएस सिस्टम में जो है कैलकुलेट हो रही है या फिर जो है एसआई सिस्टम में कैलकुलेट हो रही है। तो अगर सीजीएस सिस्टम में तो एयर और वैक्यूम के लिए 1 है और अगर एसआई सिस्टम में तो इसकी वैल्यू ये होती है, क्लियर। बहुत अच्छे से जो है कूलम्स लॉ को बहुत अच्छे से जो है समझना है कि इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है। हम केवल स्टेटमेंट जो है दिमाग में रखते हैं और फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है दिमाग में रखते हैं बस, बाकी कुछ नहीं रखते। बाकी क्या है वो चीजें जो है देखनी है कि मैं क्या कुछ डिफरेंट जो है पढ़ा रहा हूं। यहां पे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आता है कि के को और क्या लिखते हैं, के को लिखा जाता है के इज रिटन एज, क्या के इज रिटन एज, ठीक है। तो के को लिखा क्या जाता है, के को लिखा जाता है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट टर्म आ गई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये क्या होता है वेर, ये क्लियर करो, व्हेन एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्लियर करो कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी मेन जो है क्या है इसमें परमिटिविटी, परमिटिविटी मींस कोई मीडियम जो है कितना अलाउ कर रहा है, कोई मीडियम मींस यहाँ पे एयर और वैक्यूम के लिए यूज हो रहा है। फ्री स्पेस का मीनिंग क्या हुआ जहां पे कुछ नहीं है, तो फ्री स्पेस जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को कितना अलाउ कर रहा है टू चार्जेस के बीच में, क्लियर कट। परमिटिविटी से मीनिंग ये हुआ कि भाई एयर और वैक्यूम जो है फ्री स्पेस वो जो है 2 पॉइंट चार्जेस को जब हमने उसमें रखा तो वो जो है कितना अलाउ कर रहा है, उनके बीच में जो क्या लग रहा है इंटरेक्शन लग रहा है, इंटरेक्शन मीन अट्रैक्शन और रिपल्सन जो दोनों के बीच में लग रहा है वो कितना जो है अलाउ कर रहा है, यानी कि एयर और वैक्यूम जो है उनको फ्री छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है अट्रैक्ट और क्या रिपेल करने के लिए, ठीक। तो ये जो है क्या परमिटिविटी है। ऐसी दूसरे मीडियम के लिए आएगा तो मीडियम के केस में चेंज हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा क्या होता है। तो फिलहाल जो है ये इसकी वैल्यू क्या होती है क्लियर कर दो कि भाई क्या एप्सिलॉन 0 यानी कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 जो होती है, और इसका जो है ठीक उल्टा जो है यूनिट लिख दो, क्या भाई यहाँ पे आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको जो है वैसे याद करने की जरूरत नहीं, ये आपको जो है कहाँ पे बोर्ड एग्जाम के जो पेपर होता है उसमें जहां पे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं उस इंस्ट्रक्शन में क्लियर कट जो है उसकी वैल्यू दे रखी होगी, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना कि सर आपको जो याद है हम कैसे जो करेंगे, लेकिन आप भी कर सकते हैं। देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कंटिन्यूअस जो है प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे उसको तो इजीली आपको याद रहेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे जो है क्या आपका कूलम्स लॉ का मैंने आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया, उसमें क्या क्या टर्म आई, तो फाइनल जो है रिजल्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो फाइनल रिजल्ट जो है कूलम्स लॉ का क्या बना, यानी कि ये जो है किसके केस में, इन केस ऑफ अगर मैं लिख दूं किसको क्या इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम
कूलम्स लॉ जो है का क्या फॉर्मूला बनता है, तो चाहो तो आप F0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो F0 इक्वल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका जो है क्या बन गया, कूलम्स लॉ जो है बन गया, क्लियर है। कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मेट जो है ये बन गया, ठीक है। तो ये आपने यूज करना है। ये कब के लिए है, क्लियर कर दो कि जब जो है क्या किसी और मीडियम की बात नहीं करेगा, एयर और किसकी बात कर रहा है, मतलब एयर वैक्यूम की बात कर रहा है, और सिस्टम कौन सा है ये भी समझना है कि अगर सिस्टम जो है क्या ये SI सिस्टम में अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं न्यूमेरिकल को, तो उस केस में इसको हमने ये रखना है, क्लियर है। और कुछ जगह जो है केवल सिंपल F भी लिखा होगा, तो उसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना, क्या उसको लेकर के कंफ्यूज जो है आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अब जो है इस पे आते हैं कि भाई क्या कि कूलम्स लॉ जो है पे रिलेटेड, ठीक है, जो कूलम्स लॉ पे जो रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, या जो है ये जो है मैं बात कर लूं कि भाई लिमिटेशंस जो है क्या है, किसकी, कूलम्स लॉ की जो है लिमिटेशंस पे बात करेंगे, ठीक है। और फिर जो है न्यूमेरिकल पे जो है मैं बात करूंगा, ठीक है, उस पे जो आते हैं। लेकिन ये कूलम्स लॉ जो है जिसको डिटेल में कूलम्स लॉ को जो पढ़ना है, ठीक है, उसको जो है ये ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। और अगर जो है इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल को समझना है तो जल्दी से जो है क्या इसका आप जो है स्क्रीन ले लो, ठीक है, और फिर मैं आपको जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करता हूं और लिमिटेशंस जो है की बात करते हैं, ठीक। तो और काफी मेरे ख्याल से इस पे जो है, ठीक है, काफी चीजें जो मैंने डिस्कस कर दी, ठीक है, बिल्कुल जो है फाइन जो है आपको डिस्कशन में ले रहा हूं, ठीक। तो इसको प्लीज जो है मिस कर देते हैं ये अब जो है बात कर लेते हैं किसकी कि भाई कहां पे अप्लाई होगा। लिमिटेशंस का मीनिंग क्या हुआ, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, क्लियर। देखो किसी भी चीज की क्या होती है, एक लिमिट जो होती है, ठीक है। पढ़ाई की भी एक लिमिट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है क्या करो भाई पूरे दिन भर जो है पढ़ाई करते रहो, मैं कह रहा हूं जितनी देर तक आप कंसंट्रेट कर सकते हैं उतनी देर तक जो है आप पढ़ाई करें, अननेसेसरी जो है एफर्ट नहीं मारना, लेकिन रहना सीरियस है उस केस में, मतलब पूरी तरह से जो है, ताकि आपका जो है डेवलपमेंट जो है माइंड का हो। साथ में क्या है, देखो फर्स्ट क्या है, अभी भी जब आप बैठे हैं तो फर्स्ट यू शुड बी बेस्ट लिसनर और बेस्ट व्यूअर आल्सो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी देख रहे हैं आप, तो आपके जो है क्या आईज, यानी कि फर्स्ट सेंस ऑर्गन आपका जो है आंख हो गया, सेकंड आपका जो है ईयर हो गया, और जो थर्ड जो मीन्स रोल है वो थर्ड रोल है आपका नोटेशन बनाने का, ठीक है। जो मेरे साथ साथ जो है आप नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए स्पीड को मेंटेन करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में स्पीड मेंटेन करनी है तो इस पे जो है आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि जितने सेंस ऑर्गन आपके ज्यादा जो है काम करेंगे पढ़ते समय, जितना ज्यादा जो है अलर्टनेस रहोगे, देखोगे भी, ठीक है, आप जो है उसको सुनोगे भी, मैं क्या कह रहा हूं, और साथ में क्या है कि लिखने की जो है हैबिट, क्लियर। अंडरस्टैंडिंग तो बेटर होनी चाहिए। देखो जब देखोगे आप तो देखने के लिए आपका अंडरस्टैंडिंग तो रहेगा ना, ठीक है। अरे सोचोगे तो सही कि सर क्या बोल रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत होड़ है किसमें, सोशल मीडिया पे आपका जो है बहुत सारे जो है फिजिक्स के जो टीचर्स ने अपना अपना जो है क्या कर रखा है, व्यूज रखा है। ये कहो कि भाई कॉन्सेप्ट तो लिखे हुए हैं ऑलरेडी, बट उनको डिस्प्ले करने का वे किसका कैसा है समझना है उसको, ठीक है, कि आपको जो बेस्ट लगता है, ठीक है। भाई मैं तो अभी जो है फर्स्ट आपको जो है वीडियो लेक्चर जो दे रहा हूँ, आपने देखना है कि भाई सर का जो एक्सपीरियंस है एक्चुअल में जो है वो एक्सपीरियंस है लंबे टाइम का या नहीं है, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा उसमें, ठीक है। और उसका बेनिफिट लो, मैं कह रहा हूं कि उसका आप बेनिफिट जो है ले सकते हैं, जो मैं समझा रहा हूं। तो आते हैं किस पे, लिमिटेशंस। क्योंकि मैं लिमिट की बात कर रहा था, थोड़ा सा मैंने आपको क्या कर दिया, बोर नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि ये आपके अलर्टनेस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लिमिटेशंस में पहली लिमिट क्या करते हैं, पहली लिमिट जो है क्या है इसकी, भाई कहां पे यूज कर सकते हैं, कहां पे नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो है क्या, चार्जेस मस्ट बी इन रेस्ट। चार्जेस को जो है रेस्ट में होना रिक्वायर्ड कंडीशन है, रेस्ट में नहीं रहेगा तो ये अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि फोर्स फॉर क्या लिखा है कि कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। तो चार्ज का रेस्ट में होना जरूरी रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें जो है किसकी बात करते हैं, सेकंड जो है की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड जो है क्या है कि जो चार्ज है, ठीक है,
चार्जेस should be point चार्जेस। अब देखो पॉइंट चार्जेस से मीनिंग क्या है उसका, क्या पॉइंट चार्जेस से उसका मीनिंग क्या है? पॉइंट चार्जेस से जो है इसका मीनिंग है कि जो इसका जो साइज है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। क्या कि जो इन चार्जेस का जो साइज होगा, ठीक है क्या मैंने भाई पॉइंट चार्जेस बोला, तो पॉइंट चार्जेस बोला और डिस्टेंस ये दिखा दी। क्या भाई ये जो है Q1 Q2 लिया ना, ठीक है, तो इनका जो साइज है, ठीक है, ये जो है कितना, यानी कि इस डिस्टेंस से क्या नहीं होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक, तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, चार्जेस शुड बी, पॉइंट का मतलब क्या हुआ, साइज। यहां पे जो उसको क्लियर कर दो कि भाई साइज ऑफ द चार्जेस, क्लियर, साइज ऑफ द चार्जेस लेस देन डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि साइज ऐसा होना चाहिए इनका कि क्या है कि वो जो है डिस्टेंस से, यानी कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है उससे जो है क्या होना चाहिए, छोटा जो इमेज होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद जो थर्ड है आपके पास, क्या थर्ड जो है क्या है, वो है डिस्टेंस। ठीक है, कि डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन, इसको क्लियर करना है, ग्रेटर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? साइज ऑफ न्यूक्लियस मींस 10 to the power -15 मीटर से ग्रेटर होना चाहिए। क्यों भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। क्यों? कि बिकॉज इन दैट केस न्यूक्लियर फोर्स, इफ द साइज, ये क्लियर कर दो, इफ डिस्टेंस इज लेस देन दिस, it means distance is equal to 10 to the power -15 meter in that case, or less than this, in that case nuclear force will dominate in place of electrostatic force। यानी कि वहां पे जो है न्यूक्लियर फोर्स आ जाएगा, क्योंकि देखो न्यूक्लियस का साइज होता ही है क्या, और डिस्टेंस को आपने न्यूक्लियस के साइज से क्या रखा है, कम रखा हुआ है। तो ऐसे केस में न्यूक्लियस के साइज से अगर कम जो है रखोगे तो उस केस में क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, यानी कि वहां पे न्यूक्लियर फोर्स उनके बीच में वर्क करना शुरू कर देगा, जहां किसको करना चाहिए था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वर्क करना चाहिए था। क्लियर? तो ये उसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, हर बच्चे को जो है दिमाग में रखनी है ये, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन बनते हैं तो बच्चे बड़ा कंफ्यूजन जो है कर लेते हैं। ठीक, तो ये आपका लिमिटेशंस जो है यहाँ पे इसकी हो गई। ठीक है, अब जो है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि भाई क्या क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बन रहे हैं, कहाँ से, कि यहाँ पे जो है क्या क्वेश्चन बनते हैं उस पर जो है बात करेंगे कि भाई यहाँ से क्या क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। क्लियर है? देखो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, कैसे, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या पूछता है, देखो कि वही पूछ रहा है, देखो कूलम्ब्स लॉ पे, कि भाई इफ डिस्टेंस, देखो कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। क्लियर? ऐसे यहाँ पे जो है दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहे हैं। क्लियर? अब वो कह रहे हैं कि भाई डिस्टेंस जो है क्या कर दी, डिस्टेंस या तो जो है डबल कर दी या हाफ कर दी, तो मीन सपोज करें डिस्टेंस क्या कर दी, डबल जो मीन्स कर दी, क्या कर दी, डिस्टेंस डबल जो यहाँ पे कर दी, यानी कि 2R जो हो गया। ठीक है, तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, कॉन्सेप्ट हमारे पास है, डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो क्या हुआ, इनवर्स रिलेशन है। क्या, देखो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दिमाग में पहले ये रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि किसके बीच में वो रिलेशन की बात कर रहा है, यानी कि फोर्स और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन की बात कर रहा है। चार्जेस को जो है कुछ नहीं दे रहा, बस ये दे रहा है कि भाई 2 चार्जेस हैं, यानी कि चार्जेस की वैल्यू जो है 2 केसेस के लिए, जैसे ये फर्स्ट केस ले लो और ये जो है सेकंड केस ले लो, तो 2 केसेस के लिए चार्जेस तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस को क्या करवा रहा है, वेरी कर रहा है, उसमें वो फोर्स पूछ रहा है कि फोर्स में क्या चेंज आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 क्वेश्चन जो बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं एक बार जरा उसको क्लियर करो। पहला तो ये पूछ रहे हैं वो कि भैया इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस become double then what is the magnitude of the force now, यानी कि अब जो है क्या
फोर्स का मैग्नीट्यूड अब कितना है। तो क्लियर करो कि जिन बच्चों को बिल्कुल भी जो ये नहीं आता समझ में, ठीक है, या उन्होंने बहुत ट्राई कर लिया नहीं आ रहा है, तो वो मेरे साथ जो है इसको समझे, इसका यूज करना है, ठीक है। इसका यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख दोगे कि भाई क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस डायरेक्टली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेंगे, क्या ले लिया, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो है क्या करोगे फर्स्ट केस के लिए, ठीक है, फर्स्ट केस के लिए जो है ऐसे लिख दोगे क्या, जैसे यहाँ पे जो है कर रखा है, तो फर्स्ट केस के लिए हमने क्या कर दिया, इन फर्स्ट केस, ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए हमने इसको लिख दिया F1, इसको K लिखा और इसको R1 स्क्वायर लिख दिया, क्लियर है। और सेकंड केस के लिए, इन सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस के लिए हमने लिख दिया F2 इक्वल टू क्या, K अपॉन R2 स्क्वायर, क्लियर है। ये अब जो है क्या, क्यों लिखा भाई, K में चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि K कांस्टेंट है। चार्जेस को क्यों नहीं लिया, क्योंकि चार्जेस भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए हमने इस पे केवल काम किया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करा, हमने F2 निकालना है। F1 जो है यहाँ पे क्लियर कर दो कि भाई यहाँ पे F को भाई कुछ ना कुछ तो होगा ना F, तो यहाँ पे जो F1 हम लेंगे वो सपोज F था, भाई कुछ ना कुछ तो फोर्स रहा होगा ना, तो उसको F या वो दे देगा आपको, F कितना था वो दे देगा, या तो फिर ऐसे कांस्टेंट वैल्यू दे देगा। हमने क्या करना है, F2 जो है निकालना है सेकंड केस में, ठीक है। ऐसे लेके चलो कि R1 क्या थी, पहले R थी, और फिर जो है R2 क्या हो गई, 2R जो होगी ना, कि डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल जो है कर दिया, तो अब जो है नया फोर्स क्या हुआ, ठीक है। तो अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इसका डिवाइड में जो है बड़ा कंफ्यूजन जो मिस रहता है, तो एक बार मैं समझाऊंगा, बाद में मैं डायरेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या कर दिया, F2 निकालना है तो इसको डिवाइड कर देना है, किसको, इसको जो है डिवाइड करना है। देखो F2 को हमने किससे डिवाइड कर दिया, F1 से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा K ओवर क्या, R2 स्क्वायर अपॉन K अपॉन R1 स्क्वायर, क्लियर है। F2 को डिवाइड किया तो ये ऊपर आएगा, नीचे। इस तरह से जो रिजल्ट बना, देखो क्या होगा कि R1 स्क्वायर कहां जाएगा, ऊपर, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर अपॉन क्या हुआ, R2 स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर। अब सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से नीचे जो है उसमें नहीं आएगा, ठीक है, वीडियो में नहीं दिखेगा आपको, तो इसलिए मैं इधर ही कर रहा हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं करना इसमें, ठीक है। यहाँ पे अब क्या रिजल्ट बचा, देखो आप वैल्यू रख सकते हैं, क्या वैल्यू रख दो, वैल्यू रखेंगे तो F2 जो है अपॉन F, क्योंकि ये तो क्या है, मैंने F लिख लिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्लियर करो क्या हुआ, R1 पहले क्या था, R, ठीक है, R1 पहले क्या था, R था, तो ये R का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमने क्या कर दिया, 2R जो है रख दिया, इसका होल स्क्वायर, क्या R2 क्या है 2R, तो ये रख दिया, ठीक है। इसको जो है सिंप्लीफाई करो तो R2 स्क्वायर हो गया, यहाँ 4R स्क्वायर हो गया, ठीक है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कर दो कि भाई क्या, F2 अपॉन F इक्वल टू क्या है, ये आपका 1/4 हो गया। इसका मीनिंग हुआ कि F2 इक्वल टू जो है 4F हो गया आपका, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि फोर्स जो है पहले से क्या हो गया, 4 टाइम्स जो है क्या, अब ये जो है क्लियर करना है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या जो है चेंज आया उसको समझना है। सॉरी, यहाँ पे जो है बाई 4 होगा ना, ये जो है F बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, देखो यहाँ पे जो है ये F कहाँ जाएगा, इसके जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका F/4 हो जाएगा, ठीक। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है, थोड़ा सा इस बात को जो है माइंड में रखना है, ठीक है। F2 इक्वल टू F क्या हो गया, 4 जो हो गया, ठीक है। कभी क्या होता है कि जल्दी में क्रॉस मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा इधर उधर जो है हिल गया तो गया, ठीक। तो F कहाँ गया, 4 के अपॉन में चला जाएगा, तो मीन्स क्या हुआ, F/4, फोर्स क्या हो गया, पहले से जो है 1/4 हो जाएगा, ठीक। तो क्लियर है, मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है कि डिस्टेंस क्या हुआ, सीधी सीधी जो है डिस्टेंस डबल हो गई, तो डिस्टेंस जो है इंक्रीज करेगी तो फोर्स डिक्रीज करेगा, स्क्वायर हो जाता है क्वांटिटी का, डबल हुआ ना, ठीक है, तो स्क्वायर हो गया 4, तो फोर्स जो है क्या हो जाएगा, 1/4 जो हो जाएगा अपना इनिशियल का, ठीक। तो पहला टाइप का क्वेश्चन तो बेटा ये जो बनता है, ठीक। इसको जो है आप नोट कर लो अच्छे से, जो है कैसे जो बना, ठीक है। अच्छा, कभी जो है क्या पूछता है, देखो यहाँ पे इसी बात को समझो, इसी में जो है दूसरा क्वेश्चन, ये तो जो है हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनेगा, इसका परसेंटेज चेंज पूछेगा, क्या पूछ देगा, परसेंटेज जो है कभी कभी क्या है, अब जो जेईई मेंस एडवांस वगैरह की जो है तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे जो है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि परसेंटेज चेंज पूछता है, ठीक है। तो परसेंटेज अगर चेंज निकालोगे तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज में ऐसा करना कि फाइनल, ठीक है, क्या F2 माइनस F1 अपॉन F1, इसको 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आपका जो है क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज जो आ जाएगा, ठीक है। आया समझ, क्या परसेंटेज चेंज जो आ जाएगा, तो इस बात को जो है यहाँ पे क्लियर करना है। और ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन ये डिनोट करेगा, देखो यहीं पे अगर करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो, कितना जो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा जो है, ठीक है भाई, F/4 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा,
F हो जाएगा और ये F हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। तो यहीं पे क्लियर करो परसेंटेज वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। 4 × 4, तो यहाँ पे आपका हो रहा है माइनस क्या, माइनस जो है 3/4 F हो जाएगा और अपॉन F जो है ये है ही और इंटू 100 है क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। 4 से जो है ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस जो है क्या शो करेगा कि डिक्रीज हो रहा है और 4 से जो है क्या 3/4 इंटू आपका 100 हो गया बेटा और ये आपका 3 इंटू जो है 25, ठीक है। किसका भाई 25 4 जा 100 हो गया और ये आपका हो गया 75%, क्लियर। तो यानी कि 75% जो है क्या हो गया, कम जो मिस हो गया, क्लियर है। यानी कि 75% नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो है नेगेटिव साइन 75% जो है क्या हो गया इसमें कम जो है मिस हो गया, ठीक। तो ये दो क्वेश्चन जो है आपने माइंड में रखने हैं कि कैसे जो बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन क्या बनता है तो ये नोट कर लोगे, क्लियर है क्या, ये नोट कर लोगे। अभी मैं मिटाता हूं, ठीक है। या जो है ये तो आपने जो है वो कर लिया ना। एक क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे ग्राफ वाला जो समझा देता हूँ, ये चलता रहेगा, ग्राफ के लिए स्पेस जगह है, देखो यहाँ पे जो बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है क्या, क्वेश्चन नंबर जो है ये तो रेस कर लेता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा हॉटस्पॉट जो मिस हो जाता है बोर्ड पे, जरा इसको समझना है क्या है, ठीक है। क्या रेस कर लेता हूँ, वैसे तो कंप्लीट जो है हो गया, ठीक है। तो दो न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे आपने समझे, ठीक है, कैसे जो ठीक। तो अब जो है तीसरा जो है न्यूमेरिकल क्या बना, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोर्ड एग्जाम के लिए क्या बनता है, क्या होता है देखो कि वो जो है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलते थे, क्या बोलता है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलता है, ठीक है। और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं उसमें, ठीक है। क्या इसको जो है क्लियर करना है, देखो कि कभी कभी क्या होता है कि फोर्स और क्या डिस्टेंस में जो है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल देता है, ठीक है। तो भी क्या है F में और R² में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल देगा, ठीक है। समझ गए बात को। R भी बोल सकता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। क्या R भी बोल सकता है कि भाई R में जो है ग्राफ ड्रॉ करो। तो याद रखना है कि देखो इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। क्या रिलेशन इनमें बेटे इनवर्स रिलेशन है। क्या है, इनवर्स रिलेशन है। मतलब ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा। तो जब भी जो है टू क्वांटिटीज के बीच में इस तरह का केस आता है तो क्या कर दो, सीधे सीधे आंख बंद करके ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दो, क्लियर। जब भी दो क्वांटिटी में क्या आएगा इनवर्स रिलेशन आएगा तो ऐसा कर देना उसमें, क्लियर है, ठीक। अगर R बोलेगा तब भी ऐसे कर दो, ठीक है। मेजरमेंट नहीं पूछ रहा है क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो इस टाइप का जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस आता है, क्या कि अगर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस आता है, इनके प्रोडक्ट से करना है, Q1 Q2 के प्रोडक्ट से करना है, तो Q1 Q2 के प्रोडक्ट से करोगे तो भाई इधर क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, क्या Q1 Q2 का प्रोडक्ट। क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन जो है का यानी कि स्ट्रेट लाइन जो है इनमें ड्रॉ कर दोगे, ठीक। तो याद रखो कि जब भी जो है टू क्वांटिटीज क्या होती हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, मैंने बता भी दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है तो ये भी डिक्रीज कर रहा है। तो उस केस में क्या करते हैं, लीनियरली चेंज इसको बोलते हैं। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ में आ जाता है, ये लीनियर चेंज को जो है शो करता है। तो जब भी जो है आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे तो ऐसा करना, ठीक है। भाई CBSE है, जब क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन पेपर तो बच्चे जो है जो समझा भी रहते हैं ना वो भी वहां अंदर जाके भूल जाते हैं। कैसे भूलते हैं भाई, इसलिए भूलते हैं कि वो लैंग्वेज को जो है केवल आपने क्या कर रखा है उस चीज को रटा हुआ है, पता लगे वहां। अब देखो मैंने ये तो नहीं बोला ना कि पहले मैंने ग्राफ की बात नहीं की, नहीं यहाँ पे, ठीक है। भाई ग्राफ ऐसा होता है ऐसा होता है नहीं बोला, लेकिन क्या है उस पर क्वेश्चन जो है क्रिएट हो सकता है। तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि कैसे जो है हो सकता है वहां पे, ठीक है। इनके अंदर जो क्वेश्चन बने यानी कि कूलम्स लॉ को आपने बहुत बेहतर तरीके से समझा, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको जो है ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अब जो है मैं आगे जो आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मेरा होगा आपके लिए कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ जो है वेक्टर फॉर्म में जो है समझेंगे, साथ में जो है क्या पढ़ेंगे, साथ में जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ जो है क्या पढ़ोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके साथ जो है यानी कि रिलेटिव जो है जिसको आप क्या बोलते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या है वो उस टॉपिक में मैं आता हूं, तो इसको जो है तब तक आप नोट जो है कर लेंगे, ठीक है।